जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम आपके लिए ले आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इनमें से अच्छे से प्रश्न के उत्तर भी दीजिएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? यानी कौन सी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? कर्नाटक की, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर मुंबई, या फिर तमिलनाडु? तो कौन सी आपकी टीम हो जाएगी? तो बताएंगे मुंबई की टीम हो जाएगी। कौन सी टीम? तो बताएंगे मुंबई की टीम है जिसने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। वसुंधरा राजे, या फिर अशोक गहलोत, या फिर भजन लाल शर्मा, या फिर सुशील कुमार? देखो, हाल ही में दिसंबर 2023 में जो आपके बने हैं नए सीएम राजस्थान के, वो कौन हैं? तो बताएंगे भजन लाल शर्मा हैं। कौन बने हैं? तो बताएंगे भजन लाल शर्मा हैं राजस्थान के नए सीएम। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तारामंडल अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से अर्सा मेजर जाना जाता है? दी क्वीन के नाम से, या फिर दी ग्रेट बियर के नाम से, या फिर दी हंटर के नाम से, या फिर दी चैनट मैडन के नाम से? किस नाम से जाना जाता है आपका अर्सा मेजर? तो ये आपका जाना जाता है दी ग्रेट बियर के नाम से। किस नाम से? तो बताएंगे दी ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है अर्सा मेजर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताना है दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार कि नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कमलनाथ, या फिर मोहन यादव, या फिर बीरेन्द्र सिंह, या फिर मनीष रस्तोगी? देखिए, जो हमारे हाल ही में मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? मोहन यादव बने हैं। कौन बने हैं? तो बताएंगे मोहन यादव बने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगला प्रश्न है, उस समय अम्ल की पहचान कीजिए। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। यानी वह अम्ल बताना है जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? आपको बताना है इनमें से कौन सा अम्ल है। तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, कावेरी डेल्टा में मुत्तरायार की सत्ता थी, वे के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। किसके पल्लव राजाओं के? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे, या फिर तंजावुर के, या फिर मकोताई के, या फिर अरिकामेद के? तो ये हमारे किस राजाओं के अधीन थे? तो कांचीपुरम के राजाओं के अधीन थे। किस राजाओं के? तो बताएंगे कांचीपुरम राजाओं के अधीन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? यानी जो कोशिका होती है उसकी आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, या फिर पेराक्सीसोम को, या फिर ग्लाइऑक्सीसोम को, या फिर तारक केंद्र को? किससे कहा जाता है? तो बताएंगे जो आपकी कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? तो बताएंगे लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए दिनों का उपवास रखते हैं। कितने दिनों का? 10 दिनों का उपवास रखते हैं, या फिर 20 दिनों का उपवास रखते हैं, या फिर 40 दिनों का उपवास रखते हैं, या फिर 30 दिनों का उपवास रखते हैं? तो ये कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो बताएंगे ये 40 दिनों का उपवास रखते हैं। कितने दिनों का? तो बताएंगे 40 दिनों का उपवास रखते हैं। 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, यानी दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ये आपको बताना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास हैं, या फिर रघुराम राजन हैं, या फिर डी सुब्बा राव हैं, या फिर उर्जित पटेल हैं? आपके जो कैसे पूछा गया है? तो बताएंगे आपको पूछा गया है रिजर्व बैंक के गवर्नर।
2023 तक की स्थिति के अनुसार। तो ये कौन हो जाएंगे? तो बताएंगे शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो बताएंगे शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यानी आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 85वें या फिर 86वें या फिर 82वें या फिर 83वें किस संविधान संशोधन के तहत? 85, 86, 82 या फिर 83? तो आप बताएंगे किस संविधान के? तो बताएंगे 86वें संविधान संशोधन के अनुसार किया गया है। क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संथाल नामक जनजातीय समूह में बगावत कर दी थी किसमें? कौन सी ईस्वी में जो संथाल नामक जनजाति समूह था बगावत कर दी थी? 1876 में या फिर 1860 में या फिर 1896 या फिर 1855 में? तो हमारा जो बात करते हैं संथाल की, तो संथाल ने कब विद्रोह किया था? तो बताएंगे 1855 में। 1855 में आपकी बगावत कर दी थी। ठीक है, तो 1855 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस, आपको बताना है किस नाटक संगीत अकादमी की जो सम्मानित किया गया है, किस नृत्य शैली के लिए आपको सम्मानित किया गया है उनको? छऊ के लिए या फिर सत्रिया के लिए या फिर कथक के लिए या फिर कथकली के लिए? आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए? तो सत्रिया नृत्य शैली के लिए आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो बताएंगे गुणकांत दत्ता बोरबयान को। ठीक है, सत्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस में आयोजित की गई, कब आयोजित की गई थी? यहाँ 2015 में या फिर 2013 में या फिर 2011 में या फिर 2012 में? तो ये कब आयोजित की गई थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2011 में। कब? तो बताएंगे 2011 में आयोजित की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी जो उत्तर प्रदेश है वो किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ या फिर भूटान के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर चीन के साथ? किसके साथ साझा करता है ये आपको बताना है। तो ये किसके साथ साझा कर देगा? नेपाल के साथ। यानी जो उत्तर प्रदेश हमारा है वो नेपाल देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किमी लंबा है? कितने किलोमीटर लंबा है आपका अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग? ठीक है, 13,600 या फिर 12,500 या फिर 11,000 या फिर 14,500 किलोमीटर? कितना लंबा है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14,500 किलोमीटर लंबा है। क्या लंबा है? नौ संचालन जलमार्ग अंतःस्थलीय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहले तो रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है को विकास का आधार माना जाता है। किसको विकास का आधार माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को या फिर शिक्षा उद्योग को या फिर बैंकिंग को या फिर डेयरी उद्योग को? किसे आपका विकास का आधार माना जाता है? तो ये अब बताएंगे विकास का आधार माना जाता है विनिर्माण उद्योग को। किसको? तो बताएंगे विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, अप्रैल 2023 तक की कितने राज्यों में विधान परिषद है? यानी विधान परिषद आपको बताना है कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में या फिर 6 राज्यों में या फिर 4 राज्यों में या फिर 7 राज्यों में? तो आपका विधान परिषद जो हो जाएगा वो 6 राज्यों में हो जाएगी। कितने राज्यों में है? तो बताएंगे 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली
किस दशक में, 1950 में या फिर 1970 के दशक में या फिर 1990 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। तो यह किस दशक में हो जाएगी, तो बताएंगे यह 1990 के दशक में के प्रारंभ में आपका प्रमुखता मिली किसे, माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है। गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है ये आपको बताना है। कर्मा नाच या फिर झूमर या फिर फुगड़ी या फिर चेराऊ, कौन सा किया जाता है। तो आपका इसमें किया जाता है फुगड़ी की, कौन सा किया जाता है, तो फुगड़ी नृत्य जो है आपका गोवा में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। परमाणु ऊर्जा या फिर शिक्षा या फिर चिकित्सा या फिर बीमा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप यह भी बताना कि आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया है। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।